नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह उम्मीद है तमाम हुज्जाज अहबाब खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हज की जो तैयारी का मामला जारी है उसके अंदर तमाम हुज्जाज ज़ौक़ और शौक़ से शामिल भी हैं और दिल से और लगन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब की कोशिश है कि इस साल इस हज को हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुवाफ़िक़ अदा करें और आमाल में इतने ज़ौक़ शौक़ और लगन के साथ मशगूल रहें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत हमें अपने साए में ले ले और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे इन टूटे फूटे आमाल को अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से अपने दरबार में कबूल फरमा ले। हम सब के इस हज को हज मबरूर में तब्दील फरमा दे और हमसे राज़ी हो जाएँ और हम सबको हमेशा के लिए हर साल हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाएँ। इससे पहले जो हमारी हज की ट्रेनिंग क्लासेस हुई थी उन ट्रेनिंग क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले उम्रह के सिलसिले में सीखा कि उम्रह क्या है, उम्रह को करने के लिए क्या क्या अमाल हैं और उसमें क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं और उसकी तरतीब क्या है। उम्रह के बाद हमारी मदीनतुल मुनव्वरा की क्लास हुई जिसके अंदर हमने ये देखा कि मदीनतुल मुनव्वरा के आदाब वग़ैरह क्या हैं और वहाँ पे किस तरह मामूलात बनाने चाहिए। उसके बाद हमारी 3 मुतवातर क्लासेस थी हज बैतुल्लाह से मुताल्लिक़, जिसमें मुफ्ती साहब ने हमें तफसील से सिखाए एक-एक अमाल कि हज के अंदर क्या-क्या करना है। उसके बाद जो हमारी क्लास नंबर 10 थी जिसमें ख़वातीन के हज के सिलसिले में बात की गई थी जो कि ख़वातीन के लिए मख़सूस थी। इस सिलसिले की 11वीं क्लास आज शुरू की जा रही है। इस क्लास का उन्वान है सेहत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और सिक्योरिटी। आज की जो क्लास है ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है। ये मनासिक के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव से मतलब ये है कि वहाँ पर एक गैर मुल्क है, गैर माहौल है, कल्चर डिफरेंट है। फिर उसके अलावा हज के मामले के ऊपर या हज के मौके के ऊपर पूरी दुनिया से लाखों इंसान आया हुआ होता है और उन लाखों इंसानों की सोच, समझ, तरीका मुख्तलिफ होता है। तो हमने ये समझना है कि हमने अपने आप को उन तमाम चीज़ों में किस तरह एडजस्ट करना है और इस एडजस्टमेंट के साथ-साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने अपनी सेहत को किस तरह मेंटेन रखना है वहाँ पर और सिक्योरिटी को किस तरह मेंटेन रखना है। ये 2 अहम टॉपिक्स हैं। माज़ी में बड़े-बड़े वाक़यात और सानहात होते आए हैं वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए सऊदी गवर्नमेंट को कि उन लोगों ने किस तरह इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, ऑर्गनाइज़ किया है, जिससे बहुत बड़े-बड़े मसाइल जो पहले माज़ी में दरपेश आते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि लाखों का मजमा है, तो वहाँ पर इन मामलात को मैनेज करना और पहले से तैयार होना इन चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। तो आइए वक़्त ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं और हम सबसे पहले अपनी क्लास का जो पहला टॉपिक है सेहत, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं तो हम सब हर बंदा अपनी तबीयत, अपनी सेहत के बारे में खुद बेहतर जानता है। हर इंसान को ये मालूम होता है कि उसकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं सेहत की, उसको क्या-क्या बीमारियाँ आम तौर पर लाहक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कोई शख्स जो है वो मौसमी चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाता है जिसकी वजह से उसको नज़ला, बुखार वगैरह की या सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, किसी को खाने-पीने की चीज़ों में मुताबिकत नहीं होती है क्योंकि हम वहाँ जाएँगे तो वहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का खाना-पीना मिलेगा हमारे को जो कि पाकिस्तान के खाने-पीने से मुख्तलिफ होगा। कुक जो वहाँ पे हमें खाना मिलेगा उसके बनाने वाले तो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से बाज़ औक़ात हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है या हमारा निज़ाम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि अगर ये चीज़ हमारी डिस्टर्ब हो गई तो इसके बाद हमारे दीगर आमाल जो हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसका हमने ख़्याल रखना है वो ये है कि हमारी अपनी तबीयत में क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों की मवाफ़िक़ मेडिसिन कौन-कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख़्स को पोनेस्टान टैबलेट ज़्यादा फ़ायदा देती है, किसी को ब्रूफ़िन फ़ायदा देती है, किसी को पेंडोल फ़ायदा देती है। तो हर शख्स को अपनी तबीयत के मुवाफ़िक़ जो-जो मेडिसिन सूट करती हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि वो तमाम मेडिसिन हम लिस्ट आउट कर लें अपने पास कि जी हमें फ़लानी बीमारी में कॉमन प्रॉब्लम्स हमें ये आती हैं और इन कॉमन प्रॉब्लम्स में हमें ये मेडिसिन सूट करती है। तो हम सबसे पहले उसको लिस्ट आउट करके
और जो भी डॉक्टर है हमारा, हम जिससे अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर हो सकता है, तो जाने से पहले पहले हम ये करें कि उस डॉक्टर से हम कंसल्ट करके उससे हम डिस्कस कर लें कि सर हम ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तकरीबन 40 दिन का सफ़र होगा हमारा, तो उसमें मेरी रिकमेंडेड मेडिसिन ये हैं, इसके अलावा फर्दर आप जो रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो आपका फैमिली डॉक्टर होगा, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री समझता होगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री समझता होगा, तो वो भी आपको रेकमेंड कर देंगे डॉक्टर कि जी ये मेडिसिन आप साथ ले जाएं। आम तौर पर बुखार एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि वहाँ पर आती है। बुखार के अलावा कोल्ड, फ्लू एंड फीवर, ये चीज़ें कॉमन आती हैं वहाँ पर। इसके अलावा कुछ लोगों को वहाँ पर स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट दर्द या उल्टी या मोशन या कब्ज, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम कॉमन आ जाती हैं। इसके अलावा एलर्जी, अब एंटी एलर्जी बहुत सारी जनरेशन्स हैं, आपको जौन सी जनरेशन की एंटी एलर्जी सूट करती है वो वाली एंटी एलर्जी ले लें। अगर आपको 2-3 अलग अलग बीमारियों में अलग अलग किस्म की एंटी एलर्जी मेडिसिन सूट करती है तो आप वो 2-3 एंटी एलर्जिक मेडिसिन अपने साथ रख लें, टैबलेट्स की सूरत के अंदर रखें। इसके अलावा एंटीबायोटिक मेडिसिन लाजमी अपने साथ रखें। एंटीबायोटिक के अंदर डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हो सकती हैं, यानी कि एंटीबायोटिक में भी जनरेशन्स हैं, अब आपको कौन सी एंटीबायोटिक सूट आती है। वरना आमतौर पर मिसाल के तौर पर सेफिक्साइम हो गई, ये एक ऐसा साल्ट है जो कि कॉमन जिस्म की तकरीबन तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ये काम करता है। तो अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अगर उनको ये समझ में आता है तो ये ले लीजिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है इसके अंदर मेडिसिन ऐसी जो कि आमतौर पर काम आती है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये बेहतर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर डॉक्टर जो आपको रेकमेंड करे तो कम से कम एक किस्म की एंटीबायोटिक लाजमी अपने साथ रखें, कम से कम एक किस्म की एंटी एलर्जिक लाजमी अपने साथ रखें। तो ये तो हो गई कॉमन मेडिसिन जो कि आपको अपने साथ लेकर जानी है। कोल्ड फ्लू के लिए कोई एरिनेक यूज करता है, कोई पैनाडोल सीएफ यूज करता है, कोई लोरेट वगैरह यूज करते हैं टैबलेट्स, तो आपको जो मेडिसिन सूट करती है आप उस मेडिसिन को लाजमी अपने साथ रखें। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि वहां पर फ्रीक्वेंटली पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी की कोई ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, या और कोई प्रॉब्लम है अगर उनको मेडिकल फिटनेस की, तो उस प्रॉब्लम की जो भी आपकी रूटीन मेडिकेशंस हैं, उस मेडिकेशन की इतनी क्वांटिटी जो कि आपको 40 या 50 दिन आपके काम आ सके, तो वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में लिखवा भी लें और वो मेडिसिन उतनी क्वांटिटी में अपने साथ रखें। वैसे ये सारी मेडिसिन आमतौर पर सऊदी अरब में मिल जाती हैं और वहाँ की मेडिसिन बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की मेडिसिन को सऊदी अरब की मेडिसिन से, तो मिसाल के तौर पर पैनाडोल सीएफ की जो एक गोली है वो पाकिस्तानी तकरीबन कोई वहाँ पर 100 रुपए के करीब की एक गोली मिलती है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस महंगे होते हैं। तो आप अगर पाकिस्तानी मेडिसिन से सेटिस्फाइड हैं तो आप कोशिश कर लें कि ये मेडिसिन इतनी क्वांटिटी में अपने साथ लेके जाएं कि आपका वहाँ पे 30 या 40 दिन का सफर गुजर जाए। अच्छा जी, मेडिसिन के अलावा अगर आपको किसी और किस्म की कोई मेडिकल किट की ज़रूरत होती है तो आप वो किट भी अपने साथ रखें। दूसरी चीज़, तीसरी, अगर किसी को कोई हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंशन की मेडिसिन साथ ना लेकर जाएं यहाँ से। हाइपरटेंशन की जहनी सुकून की जो दवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान से साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि ये हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन हैं ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और अगर चेकिंग हो जाती है तो एयरपोर्ट पे रोकी जा सकती हैं ये मेडिसिन। इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसेस लॉन्च किया है और वो प्रोसेस ये है कि आपको ऑनलाइन एक पोर्टल दिया गया है। उस पोर्टल के ज़रिए से अगर आप इस किस्म की कोई मेडिसिन लेकर जा रहे हैं तो उस मेडिसिन को आपको पहले वाइट लिस्ट करवाना होगा। अगर आपको वहाँ से इजाज़त मिल जाएगी तो वो मेडिसिन आप साथ ले जा सकते हैं, वरना नहीं। तो अगर आपके लिए बिल्कुल अशद ज़रूरत है तो आप उसको उस पोर्टल के ज़रिए से वाइट लिस्ट करवा सकते हैं। उस पोर्टल की डिटेल ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अभी भी कर सकते हैं या आप जाने से पहले, मिसाल के तौर पर रमज़ान के बाद भी आप इसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर ये मेडिसिन ना ले जानी पड़े तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अब जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जो रोटी या खाना होता है वो आमतौर पर सुइटेबल नहीं होता है, तो कुछ लोगों को शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए एक सबसे कॉमन चीज़ ये है कि वहाँ पर मिलती है लस्सी, जिसको लबन कहते हैं वहाँ पे अरबी के अंदर ना। तो आपकी जहाँ भी रिहाइश है, आप मक्के में किसी होटल में हैं या अजीज़िया में किसी बिल्डिंग में हैं, तो करीब तरीन जो भी बकाला या जनरल स्टोर आपके पास है आप वहाँ चले जाएं, वहाँ से लबन ले लें। आप लबन का छोटा पैक भी मिल जाएगा, बड़ा पैक 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर वाले पैक भी मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो, क्योंकि गर्मियों का हज है हमारा, मई के महीने में हज आ रहा है इंशाल्लाह, तो आप चाहें तो 3 लीटर वाला लबन का पैकेट ले लें। ये फीकी होती है, ना मीठी होती है ना नमकीन होती है, फीकी होती है ये।
तो आप वो ले लें, आपके रूम में 2 4 5 जितने साथी हैं उन सबको आप ये मतलब ये कि सवाब की नीयत से उनको भी पिलाएं और आप खुद भी इस्तेमाल करें। तो लबन के यूज से आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपके माम जो हल हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये दही ठंडी होती है तो गर्मी के अंदर भी ये आपको सपोर्ट करती है। तो इस चीज का रूटीन यूज रखें कि लबन कोशिश करें कि वहां पे आपके यूज में रहे, और सस्ती है, वहाँ महंगी नहीं है लबन, और आप पियेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। उसको आप चाहे मीठी बना के पीनी है तो आप चीनी वहाँ पे जो किचन यानी कि जहाँ खाना मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको चीनी मिल जाएगी, तो आप वहां से चीनी ले सकते हैं। अगर आपको नमकीन बनानी तो वहीं आपको नमक मिल जाएगा, आप नमकीन बना सकते हैं। और ये गाढ़ी बहुत होती है तो आप चाहें तो इसको आप पानी मिला के पतला भी कर सकते हैं। जितनी पतली लस्सी पियेंगे या लबन पियेंगे उतना आपको कब्ज का प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज नोट डाउन कर लें कि लबन कोशिश करें कि वहां पर आपकी इस्तेमाल में रहे। दूसरी अहम चीज ये है कि वहां पर आप एक छोटा कोई थर्मोस या बोतल अपने साथ रखें। तो जब भी आप हरम से वापस आएं तो लाजमी तौर पर उसमें जमजम भर के लेकर आएं, और कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वांटिटी में जमजम जो है ना वो आपके रूटीन यूज में रहे। जमजम इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मेडिसन है आपकी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। तो जितना ज्यादा आप लोग जमजम पियेंगे इंशाल्लाह आपकी बॉडी फिटनेस इंशाल्लाह उतनी अच्छी रहेगी। हरम में जब भी मौजूद हैं तो आप मुसलसल जमजम पीते रहें, और हरम से जब भी बाहर आए वापस अपने होटल अपनी बिल्डिंग की तरफ तो लाजमी जमजम साथ भर के लेकर आएं, और कोशिश करें कि हर खाने में आप जमजम लाजमी यूज करें। तीसरी अहम चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी हम लोग जमजम पियेंगे तो कोशिश करें कि ठंडा वाला जमजम ना पिएं। जब इंशाल्लाह अजीज हम हरम पहुंचेंगे तो वहां पर कूलर लगे हुए होते हैं, किसी कूलर के अंदर ठंडा जमजम होता है, किसी कूलर में गैर ठंडा यानी नॉर्मल होता है। आम तौर पर जो ठंडा होता है उस पर लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन जो गैर ठंडा होता है उस पर गैर बारिद गैर मुबर्रिद लिखा हुआ होता है। माए मोए जमजम, मतलब माए जमजम जिसको वो लोग मोया कहते हैं, माए जमजम गैर बारिद गैर मुबर्रिद ला बारिद ये लफ्ज लिखा हुआ होता है। तो बर्द कहते हैं ठंडक को ना अरबी जबान के अंदर ना। तो गैर ठंडा इसका मतलब ये कि वो नेचुरल जमजम होता है, जिस तरह जमजम के कुएं से निकला है वो एज इट इज उसी शक्ल में आपके सामने हाजिर है। तो जब भी हम लोग हरम पहुंचे हमेशा इस्तेमाल करना है हमने सादा जमजम, गैर ठंडा वाला जमजम। इस चीज को तो बिल्कुल लाजमी तौर पे आपने लिख के रख लेना है। किसी भी शक्ल में आपने ठंडा जमजम यूज नहीं करना है। या अगर मिसाल के तौर पर आपने 3 गिलास 4 गिलास जमजम पीना है तो आप कोशिश करें कि 1 गिलास, अगर ज्यादा गर्मी है तो 1 गिलास आप ठंडा पी लें, लेकिन 2 गिलास 3 गिलास बाकी आप नॉर्मल जमजम यूज करें, ठंडा वाला यूज ना करें। इसी तरह जब आप भर के वापस अपने होटल अपनी बिल्डिंग ला रहे हैं तो सादा वाला जमजम भर के लाना है, ठंडा वाला नहीं इसको लेकर आना है आपने। तो ये चीज लाजमी तौर पर अपने रूटीन में रखें और अपने नोट्स में लिख लीजिए। अच्छा माशाल्लाह कुछ लोग जो है वो खुश खुराक होते हैं और उनकी आदत होती है अच्छा खाना पीना ना। तो कोशिश ये करनी है कि वहां पर हमने हल्की और मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। चिकनाई और भारी खाने वाली चीजें बारबेक्यू वगैरह इन चीजों से हमने हत्तुल इम्कान परहेज करना है। मतलब ये कि हो सकता है कि आप 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में 1 बार कोई आप बारबेक्यू या कोई मतलब हैवी चीज यूज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि लाइट वेट ग़िज़ा यूज करें आप वहाँ पर, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं वहाँ पर, आबो हवा की चेंज है वहाँ पर, और माशाल्लाह वहाँ पे आपकी वाक बहुत है, चलना बहुत है। तो कोशिश ये करें कि वहाँ पे आपकी जो सेहत है ना ये फिट रहे बिल्कुल। तो इसके लिए खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात और एतदाल का आपने रखना है। सादी ग़िज़ा मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर जैसे 2 रोटी खाता है तो वो 3 खा सकता है, मतलब ओवर आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लाइट ग़िज़ा इस्तेमाल करें। एक और चीज जो सेहत के मुतालिक अहम है वो ये है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी। अब मतलब इस साल तो इंशाल्लाह, पिछले सालों की अगर मैं 2 3 साल की आपको एग्जाम्पल दूं तो इस साल तो इंशाल्लाह उम्मीदें कम होगी। लाइक मतलब 2 साल पहले अगर हम जाएं तो बिल्कुल मतलब अ, इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकता। एसी के नीचे बैठे हुए थे हम मैदान अरफात के अंदर, बिल्कुल जो टावर एसी लगा हुआ था 2 3 टन का उसके नीचे बैठे हुए थे हम। और दोपहर को 12 बजे जो है ना वो महसूस नहीं हो रहा था कि एसी चल रहा है ना, ये पोजीशन थी। तो गर्मी से बचाव के लिए लाजमी तौर पर आपने छतरी पाकिस्तान से साथ लेकर जानी है, और ये छतरी फोल्डेबल हो। एक सिंगल फोल्ड होती है, एक डबल फोल्ड होती है, इसकी मैं तस्वीर ग्रुप में भिजवा दूंगा। डबल फोल्ड वाली छतरी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, जितनी 500 ml की 5 पानी की बोतल होती है ना हमारी, इतनी छोटी हो जाती है फोल्ड होके ये। और ये छतरी अपने पास रखें। और दूसरा ये ख्याल रखें कि जब हम छतरी खरीदें बाजार से तो छतरी को आप खोल के देखेंगे तो छतरी का जो कलर है अंदर से और बाहर से ना
यानी छतरी के जो रेगजीन या पैराशूट है वो मल्टी कलर होना चाहिए, यानी कि बाहर से अलग कलर का हो, अंदर से अलग कलर का हो। ये जो डबल कलर की छतरी होती है ना, ये डबल लेयर्ड छतरी होती है। तो डबल लेयर्ड वाली जो छतरी है वो आपको गर्मी से ज्यादा बचत देती है। जो सिंगल लेयर्ड वाली छतरी है उसमें गर्मी से कम बचत होती है, यानी कि छतरी लगा के भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सर पे धूप पड़ रही है, इतनी शदीद गर्मी होती है। तो छतरी लाजमी लेके जानी है। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा छतरी ले जाएं, और आपके जो भी रूममेट्स हैं वहां पर साथी हैं, या कोई कमजोर साथी अगर आपको नजर आता है तो उसको अपनी तरफ से छतरी हदिया कर दें हज के दौरान। तो ये भी बाइस सवाब है और आप उसकी मदद कर रहे हैं हाजी की। तो ये छोटी छोटी नेकियों को कभी भी नहीं भूलना है हमने ना। 2 या 3 साल पहले हमारे एक साथी थे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कराची के थे। तो वो अपने साथ 4-5 छतरियां लेकर आए थे। तो जब हम हज पे रूममेट हम सारे जमा हुए तो उन्होंने सारे साथियों को छतरी अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट की। उन्होंने कहा यार ये छतरी यूज करें आप ना। अब देखें वो सारा हाजी जब तक वो हज रहा और जब तक वो उसको छतरी इस्तेमाल करता, जब तक जो है वो उनका सवाब उन साथी को मिलता रहा। तो इस किस्म की छोटी छोटी नेकियों को लाजमी तौर पर उसे बांध के रखना है आपने ना। तो ये एक छतरी लाजमी अपने साथ रखनी है। बैकपैक एक यानी कि कंधे वाला बैग या बैकपैक जो हम साथ रखेंगे, तो उस बैकपैक के अंदर ये छतरी लाजमी आपके साथ ऑल द टाइम रहेगी। इसको भूलना नहीं है आपने ना। तो छतरी के साथ साथ कोशिश करनी है कि आपने कपड़े ऐसे पहनने हैं जो कि लाइट कलर के हों, वाइट या लाइट कलर के कपड़े, क्योंकि जितने डार्क कलर के कपड़े होंगे वो फिर धूप को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जिस्म में गर्मी पैदा होगी आपकी ना। तो जो कपड़ों का आप इंतखाब करें यहाँ से जाने के लिए वो बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े हों। इसके अलावा टोपी या खवातीन अपना सर ढकने के लिए स्कार्फ के साथ साथ अंदर एक अबाए के अंदर एक स्कार्फ भी होता है जो सर के ऊपर बांधते हैं। तो यानी कि सर के ऊपर 2 या 3 चीजें बांधने से आपको ये फायदा होगा कि धूप की जो तपिश और गर्मी है ना वो सर पर नहीं होगी। खास तौर पर सर, कंधे, कमर और ये आपकी गर्दन, इन चीजों को धूप से बचाना है आपने खास तौर पर, क्योंकि धूप जो है ना ये आपकी वीक पॉइंट्स हैं आपके जिस्म के, और इन चीजों के ऊपर धूप जब इफेक्ट करती है तो उससे मतलब अनकॉन्शियसनेस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इंसान बेहोश हो सकता है इस चीज से ना। अच्छा जी, बैकपैक की जहाँ पे बात आई तो इसमें मैं एक चीज़ का और आपको मतलब ये कि रेकमेंड करूंगा इस चीज़ में, वो ये है कि वहाँ पे पहुँच के खजूर लाजमी खरीदें। वहाँ पे खजूर के पैकेट मिल जाएंगे, 1 किलो वाला, 2 किलो वाला पैकेट आपको सुकरी का मिल जाएगा। तो वो लाजमी तौर पे लें, और हमेशा इस चीज़ की रूटीन बनाएं कि हर खाने के बाद 4-5 खजूरें लाजमी आपने खानी है। जो भी आपने खाना खाना है वो खा लें, उसके बाद खजूर लाजमी खानी है। अपने जो रूममेट्स हैं, साथी हैं, उनको लाजमी खजूर खिलाएं आप। और ये खजूर अपने पास बैक पैक में लाजमी रखें। ये बिल्कुल मतलब इस चीज को भूलना नहीं है हमने ना। हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खजूर लाजमी आपके साथ होनी चाहिए। इसी तरह जो 500 ml की एक पानी की बोतल होती है, ये खाली बोतल अपने साथ रखें। तो जब भी आप हरम पहुंचते हैं तो उसमें जमजम भर लें। हरम से बाहर निकल रहे हैं तो उसको भर के अपने साथ बैकपैक में रख लें। अगर अपनी बिल्डिंग से जा रहे हैं तो सादा ठंडा पानी भर के लेकर जाएं इसके अंदर। तो पानी जो है वो लाजमी अपने साथ रखना है आपने, ऑल दी टाइम पानी अपने साथ रखना है आपने। और खजूर अपने साथ रखनी है आपने। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी अगर आपको लगते हैं और आपको हल्की सी भी कमजोरी महसूस होती है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने वो खजूरें निकाल के 4, 5, 8, 10 खजूरें खाई और जमजम या पानी पी लिया, और आपका ये फौरन आपको क्विक क्विक आपको एनर्जी मिल जाएगी, और आप अगले 2-4 घंटे मजीद ट्रेवल कर सकेंगे। इसके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप तवाफ करने के लिए मताफ में जा रहे हैं, चाहे आप छत पे तवाफ कर रहे हैं, आप नीचे तवाफ कर रहे हैं, तो हमेशा इस चीज़ की रूटीन बना लें कि वो जो 500 ml की पानी की बोतलें हैं, वो 2 या 3 बोतलें लाजमी तौर पर जमजम की भर के अपने साथ तवाफ के दौरान रखें, अपने बैकपैक में रखें, अपनी जेब में रखें। तो जब भी आप तवाफ कर रहे हैं तो आपको जो है वो कोई अगर ऐसा साथी नजर आता है जो कमजोर है, ज़ईफ है, कोई लेडीज हैं, या कोई साथी को कमजोरी या प्यास लग रही है, तो फौरन उसको वो पानी की बोतल निकाल के मताफ में दे देंगे। बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सवाब है इस चीज का, और बहुत बड़ी सपोर्ट है उस शख्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है बाज़ लोग जो है ना वो बेहोश हो जाते हैं तवाफ करते करते ना, गर्मी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो ये 500 ml वाली छोटी छोटी बोतलें जो है ना ये बड़े काम की हैं वहाँ पर, ये बहुत काम आती हैं। यानी कि हम मुजदलफा में जब कंकरियां जमा करते हैं ना, तो वो कंकरी भी अगर किसी के पास कोई थैली या कुछ नहीं है तो वो इसी बोतल में कंकरियां भी जमा हो जाती है ना। तो ये छोटी छोटी बोतलें बड़े काम की हैं। तो ये बोतलें अपने पास रखनी है, इसमें पानी भर के रखना है, जमजम हो जाए तो जमजम रखना है, खजूरें रखनी है, छतरी रखनी है अपने पास। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्विक मेडिसिन, अच्छा एक अहम चीज मैं भूल गया, वो है आपका ORS। ORS जो होता है, ORS या पेडिट्रॉल जिसको हम कहते हैं, तो ये चीज लाजमी तौर पे अपने
कम से कम मैं समझता हूँ कि 10-20 अपने साथ लाजमी लेके जानी है हर शख्स ने ना। और ये बैकपैक में लाजमी तौर पर ओआरएस 4-5 आपके पास रखे हुए हों। और एट एनी टाइम आपको कमजोरी महसूस हो रही है या आपको डिहाइड्रेशन महसूस हो रही है तो फौरन से आपने वो ओआरएस की वो निकाली साशे, 500 की बोतल में ऑलरेडी पानी मौजूद है, उसमें पानी में डाला, उसको अच्छी तरह डिजोल्व किया और पूरी बोतल आप फौरन से पी जाएं। ये अगर आपको याद होगा तो पिछले से पिछले साल जो है वो गालिबन, हाँ पिछले से पिछले साल कई हाजी जो थे वो जबरात की तरफ जाते हुए जो थे ना उनका इंतकाल हो गया था ना। तो इत्तेफाक ये कि जिस टाइम जिन हाजियों का इंतकाल हो रहा था हम हमारी टीम उस टाइम वहीं मौजूद थे, वहां से गुजर रहे थे। और हम आई विटनेस हैं कई हाजियों को, मतलब ये कि हमने उनकी इंतकाल होते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने उनका इंतकाल होते हुए देखा है उन हाजियों को, उनकी जान निकल रही है वहीं पर ना। अल्लाह पाक माफ फरमाए, इतना शदीद एक मतलब माहौल था कि मैं अल्फाज में नहीं बता सकता हूँ ना। यानी कि ये पोजीशन थी कि मेरे पास 2 पानी की बोतलें थी, ये 500 ml वाली। हम 3 साथी थे, 3 या 4 साथी थे हम लोग। एक कोई अफ्रीका के कोई बेचारे एजिड हाजी थे, और वो बेचारे बोल भी नहीं सकते थे ना, ना हमें उनकी जबान आती थी ना उन्हें हमारी जबान आती थी, और वो खो गए थे। तो उनको भी हमने अपने साथ ले लिया था, हम उनको अपने साथ लेके जा रहे थे जमरात ना। और हमारे पास टोटल 2 पानी की बोतलें थी, और पानी नहीं मिल रहा था वहां पे, बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे हैं। एक जगह पे नलका था, वहां पे मैं पानी भरने लगा हूँ, तो मेरे सीधे हाथ पे एक अरबी खातून थी, वो जमीन पे लेटी हुई थी और वो बेहोश जैसी हो चुकी थी वो। और दूसरी कोई अरबी खातून उसके साथ थी, वो उसको बेचारी को सहारा देने की कोशिश कर रही थी, एक अरबी आदमी था। तो उसने मेरे को बोला यार पानी की बोतल दो जल्दी से। अब मैं दिल में सोचने लगा कि यार हम 4 आदमी हैं, मेरे पास 500 ml की 2 बोतलें हैं, इसमें से भी अगर मैं इसको दे देता हूँ तो क्या होगा। लेकिन मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, उसको हमने पानी की बोतल दे दी। तो पानी की बोतल उसको दे दी मैंने, और दूसरी बोतल में भर रहा था पानी की। अब आप देखें 500 ml की बोतल भरने में कितनी देर लगती है ना, सिर्फ चंद सेकंड। इतनी देर के अंदर वो अरबी खातून जो जमीन पे लेटी थी उसका बेचारी का इंतकाल हो गया मेरी आंखों के सामने बिल्कुल। मैं मतलब अल्फाज में नहीं बयान कर सकता आपको कि क्या पोजीशन थी। एक मुश्किल से 2-4-5 कदम चले होंगे, वहीं पर एक इंडियन फैमिली थी, उसका बेटा था, उसकी वालदा थी एजिड, वो रो रहा था, उसकी वालदा का उसी टाइम इंतकाल हो गया था वहां पर ना। तो ये सब क्यों हुआ? इस सब के होने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि डिहाइड्रेशन, वहां पे पानी की कमी थी हमारे पास। और ये CAC या ORS जो था, ये लोगों को इसका शऊर नहीं था। तो फौरन से मैंने ये किया कि वो 500 ml वाली बोतल में फौरन से, हालांकि ये एक साशे 1 लीटर में मिलाया जाता है, लेकिन उस टाइम तो रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो हमने फटाफट ये किया कि वो साशे निकाला, पानी की बोतल में मिलाया, मैंने आधी बोतल मैंने पी, आधी एक भाई को पिलाई। दोबारा बोतल भरी, दूसरा साशे मिलाया, वो हमारे साथ अफ्रीकी हाजी थे उनको पिलाई, दूसरे हाजी को पिलाई। तो ये खजूरें खाई हमने फौरन। तो ये क्विक रिलीफ था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता कि वो क्या मौका था। हम थोड़ा सा आगे गए हैं जमरात पे, तो वहाँ पे एक कंपाउंड बनाया हुआ था, और जितने भी लोगों की डेथ हो जाती थी ना, तो उनकी डेड बॉडीज को हाजियों की लाके वहाँ पे जमा कर देते थे। तो वहाँ पे मतलब अल्लाह जानता है कितनी डेड बॉडीज थी वहाँ पे, मैं गिन के नहीं बता सकता आपको ना, ये पोजीशन थी वहाँ पर। तो इस चीज से बचने के जो सबसे बेहतरीन जो क्विक आपकी टिप है ना, वो ये है कि पानी की 500 ml वाली बोतलें आपके बैक पैक में लाजमी रखी हुई हों, और एक नहीं हो, एक से ज्यादा बोतलें रखें। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रखिएगा कि उनका वजन इतना ज्यादा हो जाए कि उसको उठाना आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाए। लेकिन कम से कम 3 या 4 बोतलें लाजमी अपने साथ बैकपैक में रखें, खजूरें लाजमी अपने साथ बैकपैक में रखें, और ORS या पेडिट्रॉल जो होता है ये लाजमी अपने साथ बैकपैक में रखना है हमने। इसके बगैर हमने अपने होटल से, अपनी बिल्डिंग से निकलना नहीं है, और इसके साथ छतरी लाजमी हमने अपने साथ रखनी है। इसके अलावा अगर कोई क्विक आपकी मेडिकेशन हैं जो कि आपको जरूरत पड़ती है, तो वो मेडिकेशन लाजमी तौर पे अपने बैकपैक में रखनी है आपने। तो ये तो हो गई सेहत। सेहत के साथ साथ जिस चीज का हमने ख्याल रखना है वो है नींद। क्योंकि अगर आपकी नींद होगी, आपका जहनी सुकून होगा, तो आप वहाँ पे इबादत को बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे, सुकून से दिल जमाई से कर सकेंगे। और अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी और जिस्म में थकन होगी, तो आप तवाफ भी कर रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे, लेकिन दिल नहीं लग रहा होगा आपका। तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि नींद जो है ना वो आपने बहुत अच्छी तरह पूरी करनी है। और अपने कमरे में जाके फालतू बातों के बजाय आपने कोशिश करनी है कि नींद करनी है, और जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है अगली नमाज की या हरम जाने की। तो मैं ये सेहत का जो टॉपिक है, हमारा आधा घंटा हो गया है, अभी तक सेहत का टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज़ को मैं फिलहाल यहीं क्लोज करूंगा। सेहत के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रुप में कन्वर्सेशन के जरिए से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि है नज्म व जब्त, डिसिप्लिन। देखें जी, इस चीज के अंदर
सबसे अहम चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, जो बार बार ग्रुप में भी बात की जा रही है, वो है कि वक्त की पाबंदी करनी है और ग्रुप के साथ रहना है। मिसाल के तौर पर आपको ये बताया जा रहा है कि जी फलाने वक्त आपको आपके होटल से मिना ले जाया जाएगा, तो अब हम पाकिस्तानी 11th आवर पे तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमने वक्त से पहले तैयारी करनी है। मिसाल के तौर पर आपकी एक बिल्डिंग है जिसमें 150-200 हाजी रह रहा है ना, तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि जी आपकी बिल्डिंग को शाम 8 बजे बसें आ जाएंगी लेने के लिए, तो हमने शाम को 6 बजे तैयारी नहीं करनी ना, हमने दोपहर को 2 बजे तैयारी करनी है। यानी जो भी हमें मुकर्ररा वक्त दिया जा रहा है ना, उससे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पहले हमने तैयारी करके रख लेनी है जाने की, कि जब 8 बजे ना, तो हम लोग लॉबी में बैठे हुए मुकम्मल तैयारी के साथ। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, तो 10 बजे का मतलब ये नहीं है कि हम लोग 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जो हज की फ्लाइटें हैं, उससे कम से कम 4 से 5 घंटे, 6 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पहुंचना है। तो सबसे पहली चीज जो आपने जहन में बिठानी है ना अपने, वो ये है कि जो सफर हज है ना, इसमें हर चीज को एडवांस करना है, आपने वक्त से पहले मुकम्मल तौर पर पूरा करके रखना है, हर चीज की पहले से तैयारी करके रखनी है, एक एक दो दो दिन पहले उस चीज की तैयारी करके रखनी है, ताकि 11th आवर पे भाग दौड़ में और रश में कोई चीज रह नहीं जाए। तो इस चीज को ख्याल रखें। दूसरी अहम चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है उसके साथ आपने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रुप गुम हो जाए, लेट हो जाए, ग्रुप की किसी साथी को कोई प्रॉब्लम दरपेश आ जाए, तो किसी को छोड़ के नहीं जाना है आपने, हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। हो सकता है कि आपके 5 रूममेट्स हैं, 5 रूममेट्स का आपका एक ग्रुप हो, या हो सकता है कि आपके कोई 10-12 साथियों का एक ग्रुप बन जाए। तो वाट एवर जो भी आपका ग्रुप बन रहा है, तो आपने लाजमी तौर पर उस ग्रुप के साथ वक्त गुजारना है, तमाम आमाल उस ग्रुप के साथ करने हैं, जल्दी नहीं करनी है, भागदौड़ रश नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के अंदर, कूल एंड काम आपने चीजों को रन करना है। दूसरी अहम चीज जिसका हमने ख्याल रखना है वो है सफाई और सुथराई। हम मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से जाएंगे, एयरपोर्ट पे होंगे, हम मक्के में होटल में होंगे, अजीजिया बिल्डिंग में होंगे, मदीना होटल में होंगे, मिना अरफात के खेमों में होंगे, मुजदलिफा की जमीन पर होंगे। हर जगह आपने सफाई का खास ख्याल रखना है। अपने कमरे की सफाई आप खुद करें, अगर आपके कोई साथी कमरे में कोई चीजें फैला देते हैं, डिसऑर्डर कर देते हैं, तो आप आगे बढ़ के उसकी सफाई कर दें। कॉमन वॉशरूम में उसकी सफाई आप कर दें, आपको सवाब मिलेगा इस चीज का। मीना में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सफाई सुथराई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आप उठाने के, भाई मैं ये काम करूंगा, हाजियों में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, खाने के बाद सफाई सुथराई करना। तो ये आप अभी से जहन बना के जाएं कि हमने हाजियों की ना खिदमत करनी है, हमने वहाँ पे इन कामों को करना है। इसके अलावा रास्ते, मिसाल के तौर पर कॉरिडोर्स हैं, रास्ते हैं मिना में, अरफात में, तो उसमें बैठना नहीं है, उसमें भीड़ नहीं करनी है, उसमें रश नहीं करना है, किसी लोगों के लिए तकलीफ का सबब नहीं बनना है हमने। तो ये सारी चीजें डिसिप्लिन का हिस्सा है, तो आपने इन चीजों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। कोशिश करनी है कि जहां भी अगर आप लोग जमा हैं तो कोशिश करें लाइन लगाएं। अगर मिसाल के तौर पर ट्रेन के स्टेशन के बाहर हैं तो कोशिश करें कि लाइन लगाएं। दूसरों को भी आप मोटिवेट करें कि यार लाइन में आ जाओ, लाइन लगाओ। देखें सारे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप अपने तौर पर ये कोशिश करें कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, किसी जगह पर अगर रश या धक्कम पेल हो रही है, तो कोशिश करके वहां से दूर रहना है, रश में धक्कम पेल में घुसना नहीं है। चाहे वो हजर असवद का बोसा लेने के लिए हो, चाहे वो ट्रेन स्टेशन के लिए हो, तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से दूर रहना है, ताकि आपकी अपनी सेहत और सलामती का ख्याल रखा जा सके। अपनी जान की, अपने माल की, अपनी चीज़ों की हिफाजत आपको खुद करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके ग्रुप मेट्स हैं, आपके साथी हैं, उनका, अगर खवातीन हैं, उनका ख्याल रखना है आपने। नंबर 3, फिर बाकी जितने भी हाजी हैं उनका भी ख्याल रखना है। अगर किसी को जल्दी है उसको बोले भाई पहले आप आगे चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे जल्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है। कोई जरूरतमंद नजर आ रहा है, कोई हाजतमंद नजर आ रहा है आपको, कोई कमजोर नजर आ रहा है आपको, तो आप पहले उसकी मदद करें, अपने बाद में कर लेंगे। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इससे आपको बहुत सहूलत रहेगी, आपको इन चीजों की। अच्छा जी, ये तो हो गई आपके डिसिप्लिन। अच्छा, एक अहम चीज जो कि मैं बताना भूल गया वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी दरपेश आ जाती है, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला हो, तो एक तो जो आपकी बिल्डिंग होती है उसमें क्विक फर्स्ट एड किट मौजूद होती है। तो जो आपकी बिल्डिंग या होटल है उसकी आप लॉबी या रिसेप्शन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो मिना के अंदर पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन के नाम से एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। आप गूगल मैप्स पर जाएंगे और गूगल मैप्स पे जाके आप पाकिस्तान हज मिशन लिखेंगे या हज मेडिकल या मेडिकल हॉस्पिटल लिखेंगे,
उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, तो वो आ जाएगा गूगल मैप्स के ऊपर ना। तो उसकी लोकेशन ले लें, या किसी भी टैक्सी को करके बोलें टैक्सी वाले को कि मुझे मिना ये मुझे अजीजिया के अंदर पाकिस्तान हज मिशन के हॉस्पिटल जाना है, तो मशहूर है पाकिस्तान हज मिशन का हॉस्पिटल, टैक्सी वाला आपको आसानी से ले जाएगा। अगर आप अजीजिया में ही रह रहे हैं तो वहां से तो मैं समझता हूँ कि 2-4 मिनट की ड्राइव, 5 मिनट की ड्राइव पे होगा। अगर आप मक्का रह रहे हैं होटल के अंदर तो वहां से शायद 10 मिनट की ड्राइव पर होगा। तो इस हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तानी अमला, पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी मेडिसिन मिलेंगी आपको, और उनसे आप उर्दू में आसानी से बात कर सकते हैं। और वहाँ पर सारी सर्विसेज मौजूद हैं। वहाँ पर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इवन के सर्जरी मौजूद है वहाँ पर, अल्लाह ना करे, आईसीयू मौजूद है वहाँ पर, अल्लाह ना करे। तो हर किस्म की ये मेडिसिन सर्विसेज मौजूद हैं, मेडिसिन फ्री मिलेंगी आपको। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का हाजी आके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकता है अपना ना। तो वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। उसके अलावा 2 बड़े हॉस्पिटल हैं मक्का के अंदर। किंग फैसल हॉस्पिटल है आपका मक्का के अंदर, तो वहाँ पे आप टैक्सी में जा सकते हैं। और उसके अंदर आप जब पहुंचेंगे तो उसके अंदर आपको उर्दू बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना जी। किंग फैसल हॉस्पिटल बड़ा मशहूर है वहाँ पर। किंग फैसल हॉस्पिटल के अलावा हरम के अंदर इमरजेंसी के मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज भी मिल जाती हैं आपको। मिना के अंदर आपको कई जगह पे आपको छोटे छोटे मेडिकल हॉस्पिटल मिलेंगे खेमों के अंदर बने हुए, अरफात में मिलेंगे आपको। तो आप कहीं भी हैं ना, जहाँ भी आप मौजूद हैं, गूगल मैप्स खोलें और वहाँ लिखें हॉस्पिटल, बस। तो जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा ना, वो आपको उसकी पोजीशन दे देगा कि जी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल ये है। तो आप टैक्सी के जरिए से या किसी भी जरिए से उस हॉस्पिटल तक आप जा सकते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी दरपेश आ जाती है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप टैक्सी के जरिए से, सबसे पहला तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि पाकिस्तान हज मिशन के हॉस्पिटल जाएं आप। अगर पाकिस्तान हज मिशन हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं आप किसी वजह से, तो फिर आप मिसाल के तौर पर अगर मिना में है, अरफा के अंदर हैं, तो फिर वहां पर आपको करीब तरीन हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। तो वहां के हॉस्पिटल जाके आप वहां पे अरबी डॉक्टर मिलेंगे आपको, उनसे आपको इंग्लिश में या अरबी में बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि वो आपकी बीमारी को समझ सकते हैं ना, या आप इशारों में उनको समझा सकते हैं कि जी मुझे नज़ला है, कमर में दर्द है, बुखार है, तो वो आपको उसकी मेडिकेशन दे सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल की जो पोजीशन या लोकेशन है, ये गूगल मैप के जरिए आसानी से मिल जाएंगी। तो उसके जरिए से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जनाब अली, इसके बाद तीसरी चीज हो गई सिक्योरिटी। तो हमारा तीसरा टॉपिक है आज का, वो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर देखें, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पेश नहीं आती ना, वहाँ कोई छीना ना झपटी चोरी, अल्लाह ना करे कोई पैनिक, कोई रश, इस किस्म की चीजें तो वहाँ पे दरपेश नहीं आती कि कोई एहतजाज हो गया वगैरह वगैरह। हाँ, सिक्योरिटी के अंदर सबसे जो अहम और बुनियादी चीज आपने अपने मेक श्योर करनी है, वो ये है कि जब आप पाकिस्तान से जाएंगे, तो अगर आप गवर्नमेंट हज स्कीम में जा रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको एक हज का आईडी कार्ड मिलेगा। तो वो आईडी कार्ड और इसी तरह आपको हाथ पे या कलाई पे बांधने के लिए एक बैंड, 1 या 2 बैंड मिलेंगे आपको। उसमें एक आईडी का बैंड होता है, एक रेलवे स्टेशन का बैंड होता है ना। तो ये इस चीजों को ना लाजमी तौर पे अपने जिस्म का हिस्सा बनाना है, कोई शर्म नहीं करनी है इस चीज के अंदर। जब तक आप सफर हज पे मौजूद हैं, आपने वो आईडी कार्ड गले में लाजमी तौर पे डाल के रखना है, अपने हाथ के अंदर वो बैंड लाजमी तौर पर पहन के रखना है। बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो मतलब ये कि शाई फील करते हैं, बोलते हैं यार ये क्या हमारे ऊपर लाद दिया है ना। तो ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई हाजी बेहोश पाया जाता है किसी जगह पर ना, तो अब उससे बात तो नहीं कर सकते हैं ना। तो वो उसका आईडी कार्ड देखेंगे तो आईडी से मालूम हो जाएगा कि ये हाजी कहाँ का है, इसकी लोकेशन क्या है, किस मकतब का है, किस होटल का है। फिर वहां पे उसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे राब्ता करके उस हाजी को पहुंचाया जाएगा वहां पर ना। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि वो आईडी कार्ड लाजमी तौर पर जब तक हम हज पे मौजूद हैं हमें पहन के रखना है। इसी तरह जो रिस्ट बैंड हमें दिया जाएगा वो बांध के रखना है। नंबर 2, जब हम लोग मक्का पहुंचेंगे तो वहां पर हमें एक नुसुक कार्ड दिया जाएगा, नुसुक कार्ड। तो ये नुसुक कार्ड जो है, ये लाजमी तौर पर अपने गले में बांध के रखना है हम लोगों ने ना। इस चीज का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। ये जो नुसुक कार्ड है, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हज का आईडी कार्ड है।
जो पाकिस्तान का हज का आईडी कार्ड होता है वो भी हमें बांध के रखना है, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हज का आईडी कार्ड दिया जाता है वो भी लाजमी तौर पर अपने गले के अंदर हर वक्त ऑल दी टाइम आपके साथ हो। वहाँ पे बहुत सख्त चेकिंग होती है, जगह जगह हाजियों को रोक के पूछा जाता है कि जी आपके पास नुसुक कार्ड है या नहीं है, या हज का आईडी कार्ड है या नहीं है। तो वो कार्ड होगा आपके पास तो वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास कार्ड नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो आपको उठा के ले जाएं, गाड़ी में डाल के ले जाएं, वो आपको चेक करें, फिर अगर आपकी आईडी मैच करेगी तो आपको छोड़ देंगे। अगर आपकी आईडी ने मैच नहीं की और उनको ये लगा कि आप मतलब ये कि छुप छुपा के बगैर तस्वीर के हज करने के लिए आए हुए हैं, तो वो उठा के ले जाएंगे ना हाजियों को। पिछले सालों के अंदर एक एक पूरी पूरी बिल्डिंगें सील की हैं, 200 300 400 हाजी उठा के ट्रकों में डाल के ले गए वो लोग ना। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि नुसुक कार्ड और हज का जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड है ये लाजमी तौर पर आपके पास मौजूद हो, नंबर 1। आप दूसरा काम ये कीजिएगा कि आपका पासपोर्ट, नुसुक कार्ड और हज का जो आईडी कार्ड है इनकी तस्वीरें खींच के अपने पास मोबाइल में रख लें। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन दरपेश आती है तो आप अपने मोबाइल में से भी खोल के उनको दिखा सकते हैं कि सर देख लें, ये मेरे पास ये मेरा नुसुक कार्ड है, ये मेरा पासपोर्ट है, या ये मेरा हज का आईडी कार्ड है। तो ये भी आप दिखा सकते हैं। नंबर 3, जो नुसुक ऐप है जो सऊदी अरब के अंदर चलती है उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। जब आपका हज का वीजा इशू हो जाएगा तो नुसुक ऐप में आप अपने प्रोफाइल में जाके अपना हज का वीजा नंबर एंटर करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि ऐप के अंदर भी आपको नुसुक कार्ड, वर्चुअल कार्ड नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उससे ये हो सकता है कि आप अगर नुसुक कार्ड नहीं भी है ना तो नुसुक ऐप खोल के जब आप वो वर्चुअल कार्ड दिखाएंगे ना तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, स्कैन करेंगे तो वो मेक श्योर कर लेंगे कि हाँ जी ये ऑथेंटिक है, ये कोई गलत गड़बड़ नहीं है, ये ऑथेंटिक हज पे आया हुआ है, तस्रीह है इस बंदे के पास ना। तो ये चीजें अपने पास लाजमी रखनी है। नंबर 2, आप और आपके रूममेट्स जितने भी हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे साथी ऐड हो जाएं और अपने साथ अपने नंबर्स एक दूसरे को शेयर करें लाजमी तौर पर। तो उससे ये होगा कि कोई साथी अगर गुम हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो आपको ये फायदा होगा कि वो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो ग्रुप में से नंबर निकाल के वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, या आप उसको लोकेशन भेज सकते हैं या वो आपको लोकेशन भेज सकता है। तो इससे सहूलत हो जाएगी, आप लोगों को कम्युनिकेट करने में, बैक एंड फोर्थ करने में आसानी रहेगी। नंबर 3, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो कोई ना असेंबली पॉइंट आप अपना बना लें। मिसाल के तौर पर आप लोग हरम जा रहे हैं तो आप बोले यार मिसाल के तौर पर उम्रा करके ये फलानी जगह हमने मिलना है, या जब भी हमें वापस जाना होगा तो ईशा की नमाज के बाद फलानी जगह पे हमने मिलना है और फिर वहां से हमने आगे बढ़ना है ना। तो ये असेंबली पॉइंट जो है ना ये बड़ा फायदेमंद होता है। तो ये हमेशा कोशिश करें कि आप मिना में हैं, आरफा में हैं, हरम में हैं, कहीं भी हैं तो एक असेंबली पॉइंट बना लें कि यार हम सब साथियों ने यहाँ पे आगे जमा होना है, फिर यहाँ से आगे हमने चलना है। तो ग्रुप की सूरत में जब भी हम ट्रेवल करेंगे ना तो सहूलत रहेगी, मशावरत रहेगी। तीसरी चीज ये है कि जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं आपके साथियों के, या आपके होटल का नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया आपका मिसाल के तौर पर, या अगर आपका कोई जो आपका मौलिम है, मौलिम की तरफ से एक बंदा डेजिग्नेटेड होगा आप लोगों को ना, उसका कॉन्टेक्ट नंबर अपने पास लाजमी तौर पर रखें या अपने ग्रुप में शेयर करके रखें। तो इससे ये होगा कि खुदा न खास्ता कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक अहम चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि मिसाल के तौर पर हम लोग मक्का पहुंचते हैं तो जो भी हमारी मक्का की बिल्डिंग है, चाहे वो होटल है, अजीजिया की बिल्डिंग है, तो उसकी लोकेशन जैसे मैंने बताया कि आपने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, जो आपके रूममेट्स हैं उनका या आपके ग्रुप का। तो उसमें वो लोकेशन आप शेयर भेज दें, लोकेशन पिन भेज दें कि भाई ये वाली जो लोकेशन है ना ये हमारी मक्के का होटल है, ये अजीजिया की बिल्डिंग है, ये लोकेशन हमारे मिना का कैंप है, ये लोकेशन हमारे आरफा का कैंप है। जब हम मुजदलिफा पहुंचते हैं तो उसी ग्रुप में अपनी अपनी लोकेशन भेज दें कि भाईजान मैं मुजदलिफा में इस जगह मौजूद हूँ, मैं इस जगह मौजूद हूँ, ये मुजदलिफा से मैंने आगे निकलना है। तो हम कोशिश करके कोई असेंबली पॉइंट बना रहे हैं, हम सब वहाँ जमा हो जाएं, फिर वहाँ से आगे जमरात चले जाएं। या हमने मिसाल के तौर पर तवाफ़ ज़ियारह के लिए मक्का हरम आना है तो उसकी कोई लोकेशन बना लें, हम सब वहाँ जमा हो जाएं, वहाँ से साथ हरम पहुंचे, उम्रा करें, साथ वापस आएं तवाफ़ ज़ियारह के बाद मिसाल के तौर पर। तो ये कॉमन कम्युनिकेशन टूल्स जो है ना ये लाजमी तौर पर हम अपने साथ रखें, इसके बगैर हम काम ना करें या हम सफ़र हज ना करें। इसके अलावा जो कॉमन एप्लीकेशंस जिसकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसमें एक तो पाक हज मोबाइल ऐप है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली होगी अपने मोबाइलों में, अगर किसी ने नहीं की है तो इंस्टॉल कर लें। और आपका जो हज का एप्लीकेशन नंबर और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है उसके ज़रिए से आप उसमें पाक हज ऐप में लॉग इन कर लें। तो ये ज़रूरी है।
पाक हज ऐप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो थोड़े बहुत काम तो लाजमी आएगी पाक हज ऐप आपके ना, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्सएप अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप तो होता ही है हम सब के पास। नंबर 3, नुसुक ऐप जो कि सऊदी अरब के अंदर चलती है, जिससे रियाजुल जन्नह की परमिशन भी लेते हैं हम लोग, तो नुसुक ऐप लाजमी तौर पे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। बेशक लॉगिन ना करें अभी, जब आपका हज का वीज़ा आ जाए तो उसके बाद लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पहले से कोई वीज़ा मौजूद है या आपने अकाउंट बनाया हुआ है नुसुक ऐप पे, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, तो नुसुक ऐप लाजमी है। इसके अलावा गूगल मैप्स ऐप लाजमी तौर पर आपके पास होनी भी चाहिए, और इसका थोड़ा बहुत यूज़ भी सीख लें। मिसाल के तौर पर कोई लोकेशन सर्च करना है तो लोकेशन सर्च कैसे होती है ये सीख लें। अगर अपनी लोकेशन गूगल मैप्स के ज़रिए से किसी को भेजनी है तो वो कैसे होगा, तो ये 2-3 चीज़ें लाजमी तौर पर सीख लें। या गूगल मैप में अगर हमें कोई लोकेशन सर्च करनी है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर अजीज़िया में मौजूद हूँ, मुझे करीब तरीन हॉस्पिटल सर्च करने हैं, तो वो लोकेशन सर्च किस तरह होगी गूगल मैप्स के अंदर, ड्राइविंग डायरेक्शंस कैसे आती हैं गूगल मैप्स के अंदर, तो ये गूगल मैप्स लाजमी तौर पर सीख लें। अगर एप्पल यूज़ कर रहे हैं आप, तो एप्पल के मैप्स अलग होते हैं, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि आईफोन के अंदर भी गूगल मैप्स इंस्टॉल करें आप, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जितनी ज़्यादा डिटेल गूगल मैप में मौजूद है ना, इतनी एप्पल के मैप्स में मौजूद नहीं है। तो गूगल मैप्स लाजमी तौर पर अपने साथ रखें। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक हमारा सिक्योरिटी के हवाले से। हमारी क्लास तो थी 30 मिनट की, 45 मिनट हमारे को हो चुके हैं। इसके अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप लोगों को, तो आप काइंडली ग्रुप में भेजिएगा। अभी भी ये टॉपिक पूरे नहीं हो सके हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, लेकिन टाइम की किल्लत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और बाकी फर्दर डिस्कशन जो है वो हम ग्रुप में जारी रखते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। इसी इसी तरह हाजियों की खिदमत, ज़ियाफ़त और रहनुमाई का शरफ नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।